नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्वास और प्रोत्साहनों के विशेष रूप से गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन और व्यापार करना आसान हुआ है। केंद्र राज्य भागीदारी से राज्य विश्व भर में वित्तीय संकट के बावजूद 2020-21 में 1,06,000 करोड़ रुपए जुटाने में सफल रहे। भारत ने 29 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की। स्वस्थ होने की दर 96.5% हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, टीकाकरण अभियान में मदद के लिए 20 से अधिक देशों ने कोविन पोर्टल में रुचि दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में कल बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान में स्थायी और व्यापक संघर्ष विराम का आह्वान किया। भारतीय मौसम विभाग ने कहा, इस मानसून देश में 31% से ज्यादा वर्षा दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम करेंगे। साउथहैम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 64 रन बनाकर 32 रन की बढ़त बनाई। और यूरो कप फुटबॉल में विम्बले में ग्रुप डी के एक मैच में इंग्लैंड ने चेक गणराज्य को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। समाचार प्रभात में चंद्रिका जोशी के साथ मैं लवलीन निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया है कि विश्वास और प्रोत्साहनों से विशेष रूप से गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन आसान हुआ है। इन सुधारों से व्यापार भी आसान हुआ है और केंद्र राज्य के बीच भागीदारी भी मजबूत हुई है। प्रधानमंत्री ने राज्यों की भी सराहना की और कहा कि वे विश्व भर में वित्तीय संकट के बावजूद 2020-21 में 1,06,000 करोड़ रुपए जुटाने में सफल रहे। लिंक्डइन में एक ब्लॉग में कल उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य भागीदारी के दृष्टिकोण से संसाधनों की उपलब्धता में ये महत्वपूर्ण वृद्धि संभव हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले अनुमान लगाया था कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी और इससे देश के लोगों की समान और समग्र समानता होगी। आने वाले वर्षों में हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। हमारे लिए $5 ट्रिलियन इकोनॉमी ये महज आंकड़ा नहीं है, बल्कि सामान्य भारतीय को सशक्त करने का माध्यम है। अर्थव्यवस्था 2 गुनी होगी तो हर भारतीय परिवार की आय भी बढ़ेगी। हर ग्लोबल रैंकिंग में आज भारत व्यापक सुधार कर रहा है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, अंकटाड द्वारा लिस्ट किए गए 10 एफडीआई डेस्टिनेशन में भी भारत ने सुधार किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हमारा लक्ष्य टॉप 50 देशों में आने का है। इसी का परिणाम है कि आज रिकॉर्ड स्तर पर भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत सरकार ने ये घोषणा की थी कि राज्यों को 2020-21 के लिए उधारी बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों को अपने सकल घरेलू उत्पाद का अतिरिक्त 2% जुटाने की अनुमति दी गई थी, जिसमें से 1% निश्चित आर्थिक सुधारों को लागू करने की शर्त पर आधारित था। उन्होंने कहा कि ऐसा माना जा रहा था कि अतिरिक्त धन जुटाने के लिए राज्यों को प्रगतिशील नीतियां अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस पहल का परिणाम न सिर्फ उत्साहजनक रहा, बल्कि ये उस धारणा के भी विपरीत है जिसमें माना जाता है कि ठोस आर्थिक नीतियां अपनाने के प्रति
सीमित रुचि दिखाई जाती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अतिरिक्त उधारी से जुड़े 4 सुधारों की 2 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है कि प्रत्येक सुधार जनता और खासतौर पर गरीबों, वंचित वर्ग और मध्यम वर्ग के रहन सहन को आसान बनाने से संबंधित है। दूसरी विशेषता ये है कि इन सुधारों से उन्होंने राजकोषीय स्थिरता को प्रोत्साहित किया। भारत ने 29 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड टीके लगाकर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड टीकाकरण के संशोधित दिशा निर्देशों के लागू होने के दूसरे दिन 51 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि महामारी पर नियंत्रण और प्रबंधन के लिए जांच, निगरानी, उपचार और कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ टीकाकरण सरकार की व्यापक रणनीति का प्रमुख अंग है। केंद्र ने 21 जून से विश्व का सबसे बड़ा निःशुल्क टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इसके अंतर्गत देश में केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला द्वारा स्वीकृत कुल वैक्सीन के 75% की निःशुल्क आपूर्ति राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को की जा रही है। नई नीति के तहत प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सभी वर्गों के लाभार्थियों के लिए वैक्सीन की खरीद केंद्र सरकार करेगी। असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड मरीजों की दैनिक संख्या निरंतर कम हो रही है और संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 96.5% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने कल शाम नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 7 मई को सबसे अधिक लगभग 4,14,000 लोगों में संक्रमण के बाद संक्रमित लोगों की दैनिक संख्या निरंतर कम हो रही है। 7 मई को हमने देखा था कि जो डेली नए केसेस देश में आते थे उन्होंने एक पीक को छुआ था। 4,14,000 से अधिक केस उस दिन आए थे। उसके बाद से निरंतर एक गिरावट हम देख रहे हैं और ये लगभग 90% की हो गई है। श्री भूषण ने बताया कि 4 मई तक देश के 531 जिलों में प्रतिदिन 100 से अधिक लोग संक्रमित हो रहे थे। अब ऐसे जिलों में संख्या घटकर 135 रह गई है। उन्होंने कहा कि 10 मई तक देश में उपचाराधीन कोविड मरीजों की संख्या 37 लाख थी। उसके बाद ये संख्या निरंतर कम होती रही। कुल एक्टिव केसेस की संख्या में भी गिरावट आई है। अब देश में केवल 6,62,521 एक्टिव केसेस हैं। ये डिक्लाइन जिस दिन देश में 37 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस थे उसकी तुलना में ये 82% की गिरावट है। रिकवरी रेट भी देश में बढ़ रहा है। इस समय 96.5% है। जब हमने पीक को देखा था उस समय 81% रिकवरी रेट था। नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो वैक्सीन लगे उसमें से 63.7% 64% लगभग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लगे और 36% जो है वो अर्बन एरियाज में लगे। जो हमारे देश में रूरल अर्बन पॉपुलेशन का डिवीजन है लगभग उसी के अनुरूप है। ये हमारे 71% सेंट्रल रूरल एरियाज में रहे हैं। आधे से ज्यादा जो टीके लगते रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों में वो भी रूरल एरियाज में लगते हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह में 50% से अधिक टीके ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए, जिससे ये स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण का दायरा बढ़ाना संभव है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबको टीके लगाना सरकार के लिए पूरी तरह संभव है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि टीकाकरण अभियान में मदद के लिए 20 से अधिक देशों ने कोविन पोर्टल में रुचि दिखाई है। एक ट्वीट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत 30 जून को एक वैश्विक सम्मेलन में कोविन पोर्टल की सफलता की कहानी साझा करेगा। उन्होंने कहा कि ये देश के टीकाकरण अभियान पर सवाल उठाने वालों को दुनिया ने जवाब दे दिया है। महाराष्ट्र ने कल कोविड टीकाकरण का नया रिकॉर्ड बनाया। कोविन पोर्टल के अनुसार राज्य में कल लगभग 5,60,000 लोगों को टीके लगाए गए। ब्यौरा हमारे मुंबई संवाददाता से।
सरकारी अस्पतालों में 18 से 29 साल के नागरिकों का टीकाकरण पुनः शुरू करने के पहले ही दिन महाराष्ट्र ने नया रिकॉर्ड बनाया। कल एक ही दिन में 5,59,345 लोगों को कोविड-19 का टीका दिया गया। 4,84,000 लोगों ने पहला और लगभग 75,000 लोगों ने दूसरा टीका लिया। इससे पूर्व 26 अप्रैल को 5,34,000 लाभार्थियों का टीकाकरण किया गया था। अब तक राज्य में कोविड-19 के 2,87,00,000 टीके लगाए गए हैं। 2,30,00,000 लोगों द्वारा पहला और 56 लाख लोगों द्वारा दूसरा टीका लिया गया है। मुंबई में 48,66,000 एवं पुणे में 38,84,000 टीके लगाए गए हैं। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। तमिलनाडु में कल कोविड से संक्रमित होने की संख्या कम होकर 6,895 हो गई। कल 13,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हुए और 194 लोगों की मृत्यु हुई। इस महामारी से पीड़ित 56,000 से अधिक मरीजों का इलाज चल रहा है। कल 1,60,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। चेन्नई में संक्रमितों की संख्या 500 से कम हो गई है। कल 410 लोग संक्रमित पाए गए। गुजरात में कल कोविड रोकथाम के लिए 4,50,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। राज्य में अब तक 2,30,00,000 से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच राज्य में कल 135 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। कल 612 मरीज कोविड संक्रमण से स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के मरीजों की ठीक होने की दर 98% हो चुकी है। राज्य के अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट जैसे 4 मुख्य शहरों में कल कोविड के 30 से भी कम मामले दर्ज हुए। स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि वर्तमान में राज्य में कोविड के 5,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। पर्णाखून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बिहार में तीसरे चरण का लॉकडाउन कल से कुछ प्रतिबंधों के साथ 2 हफ्ते के लिए लागू हो गया। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी और निजी कार्यालय पूरी उपस्थिति के साथ कार्य करेंगे। दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान वैकल्पिक दिन के आधार पर शाम 7 बजे तक खुलेंगी। रात्रि कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। पार्क और उद्यान सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगे। शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्वास और प्रोत्साहनों से विशेष रूप से गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन और व्यापार करना आसान हुआ है। केंद्र राज्य भागीदारी से राज्य विश्व भर में वित्तीय संकट के बावजूद 2020-21 में 1,06,000 करोड़ रुपए जुटाने में सफल रहे। भारत ने 29,40,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की। स्वस्थ होने की दर 96.5% हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, टीकाकरण अभियान में मदद के लिए 20 से अधिक देशों ने कोविन पोर्टल में रुचि दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में कल बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान में स्थायी और व्यापक संघर्ष विराम का आह्वान किया। भारतीय मौसम विभाग ने कहा, मानसून के दौरान देश में 31% वर्षा दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। साउथहैम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 64 रन बनाकर 32 रन की बढ़त बनाई। और यूरो कप फुटबॉल में विम्बले में ग्रुप डी के एक मैच में इंग्लैंड ने चेक गणराज्य को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। द पीपुल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन पीएजीडी ने कल घोषणा की कि फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक दल नई दिल्ली में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेगा। इस दल में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और गठबंधन के प्रवक्ता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी सहित कई नेता शामिल होंगे। गठबंधन के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने अपने निवास पर पीएजीडी की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री का निमंत्रण प्राप्त हुआ है और उन्होंने बैठक में शामिल होने का फैसला किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख और श्रीनगर से सांसद डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि वे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें। पीएजीडी जम्मू कश्मीर के 6 दलों का गठबंधन है, जिसमें पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल हैं।
अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित करने के केंद्र सरकार के निर्णय के बाद यह गठबंधन बना है। यह गठबंधन सार्वजनिक रूप से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करता रहा है। प्रधानमंत्री कल टॉयकेथॉन 2021 के प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। टॉयकेथॉन 2021 का उद्देश्य भारत में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना है। इस वर्ष 5 जनवरी को शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, डीपीआईआईटी, वस्त्र मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा एआईसीटीई ने संयुक्त रूप से टॉयकेथॉन 2021 की शुरुआत की थी। देश भर से लगभग 1,20,000 प्रतिनिधियों ने टॉयकेथॉन 2021 के लिए 1700 से अधिक विचार प्रस्तुत किए थे। इनमें 1,567 विचारों को आज से 24 जून तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय ऑनलाइन टॉयकेथॉन ग्रैंड फिनाले के लिए चुना गया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए अफगानिस्तान में तत्काल हिंसा कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थायी और व्यापक संघर्ष विराम पर जोर देना महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के बारे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वर्चुअल माध्यम से बोलते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान और अन्य देशों के साथ बातचीत से हिंसा में कमी नहीं आई है। उन्होंने अफगानिस्तान के नेतृत्व में अफगानिस्तान शांति नियंत्रित शांति प्रक्रिया पर भारत के समर्थन की बात दोहराई। भारतीय नौसेना के जहाज कोच्चि और तेग P-81 और MiG-29 के विमानों के साथ आज और कल हिंद महासागर क्षेत्र में अमरीकी नौसेना के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप रोनाल्ड रीगन के साथ पैसेज अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय नौसेना और वायुसेना के विमानों के साथ भारतीय नौसेना के युद्धपोत कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ संयुक्त रूप से अभ्यास करेंगे। 2 दिवसीय अभ्यास का उद्देश्य मैरीटाइम संचालन में व्यापक रूप से एकीकृत और समन्वय करने की क्षमता का प्रदर्शन करके द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग को मजबूती प्रदान करना है। राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण NCLT ने जेट एयरवेज की पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दे दी है। लंदन स्थित कॉलरॉक कैपिटल और संयुक्त अरब अमारात स्थित कारोबारी मुरारी लाल जालान के कंसोर्टियम ने ये योजना पेश की है। NCLT ने कर्ज में फंसी जेट एयरवेज को स्लॉट आवंटित करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और नागर विमानन मंत्रालय को 90 दिन का समय दिया है। कॉलरॉक जालान कंसोर्टियम ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों और कर्मचारियों को अगले 5 वर्ष में 12 अरब रुपए के भुगतान का प्रस्ताव किया है। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि देश में इस वर्ष मानसून के दौरान अब तक 31% से अधिक बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कहा है कि 21 जून तक 13.78 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो सामान्य से 10.05 मिलीमीटर अधिक है। हालांकि दिल्ली, राजस्थान के कुछ भाग, हरियाणा और पंजाब सहित देश के अन्य भागों में अगले 7 दिन में बारिश की संभावना कम ही है। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय मौसम विभाग महानिदेशक ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण पश्चिमी हिमालयन क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी इलाकों में अगले 5 दिन में तेज बारिश की संभावना है। अभी तक जो मानसून का स्थिति है, इससे पता चलता है कि पूरी देश में मानसून का रेनफॉल अच्छी रही है। ये लगभग स्वाभाविक बारिश से 31% ज्यादा हुई है, मगर अगले 7 दिन में नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया में मानसून का स्थिति थोड़ा वीक रहेगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रेनफॉल में इंक्रीज होगा। मौसम विभाग ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार के कई इलाकों में अगले 5 दिन में तेज वर्षा का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही दक्षिणी भारत में भी अगले 7 दिन में तेज बारिश की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में जनता के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मन की बात की ये 78वीं कड़ी होगी।
प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम की आगामी श्रृंखला में लोगों को उन विषयों पर अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में उन्हें बात करनी है। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल किया जा सकता है और प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड किया जा सकता है। लद्दाख भारत में प्रमुख खेल गतिविधि केंद्र के रूप में उभर रहा है। मैराथन, साइकिलिंग और आइस हॉकी की सफलता के बाद लद्दाख में अन्य खेलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आकाशवाणी लेह के 50 वर्ष पूरा होने के अवसर पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। लद्दाख के खिलाड़ियों को अब उनकी सफलता के लिए उचित पहचान मिल रही है। आइस हॉकी खेल को राष्ट्रीय पहचान मिलने वाला है। प्राकृतिक परिस्थितियों को लाभ उठाते हुए साइकिल चलाने, लंबी दौड़ और फुटबॉल जैसे कठिन खेलों में लद्दाख के युवा राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं। लद्दाख प्रशासन ने ब्लॉक स्तर तक विश्व स्तरीय खेल बुनियादी ढांचे को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। लद्दाख में खेल के बुनियादी ढांचे पर खेल के प्रशासनिक सचिव रविंद्र कुमार ने कहा, हम लद्दाख में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से जितने भी हमारे स्कूल्स हैं उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। टोटल लद्दाख में 831 स्कूल्स हैं। हम सारे स्कूलों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। इस साल हम लगभग 120 करोड़ रुपए के जो काम है स्पोर्ट्स के वो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इसमें प्ले ग्राउंड का निर्माण, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स को बच्चों को देना, जिम्नास्टिक के ऊपर ध्यान देना, जितने भी हायर सेकेंडरी स्कूल हैं सभी में आर्चरी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। स्कूलों के अलावा हम जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं, सब डिवीजन है, 24/7 आइस हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। ओपन स्टेडियम में भी जिम्नेजियम का काम भी चल रहा है और सिंथेटिक ट्रैक और सॉर्ट ऑफ फुटबॉल है उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो मकसद यही है कि बच्चों को एक नया प्लेटफॉर्म मिल सके और बच्चे स्पोर्ट्स में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर लद्दाख का नाम रोशन कर सके। अगले 5 वर्षों में लद्दाख से ओलंपियन को तैयार करने का लक्ष्य रखा है। चेतन ताशी के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए लेह से रमेश चंद्रा। साउथम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने कल 5वें दिन दूसरी पारी में 2 विकेट पर 64 रन बनाकर 32 रन की बढ़त हासिल कर ली है। आज छठे दिन अच्छे मौसम का अनुमान है, लेकिन मैच ड्रॉ होने पर दोनों टीमों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा। यूरो कप फुटबॉल में विम्बले में ग्रुप डी के एक मैच में इंग्लैंड ने चेक गणराज्य को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। इंग्लैंड अपने ग्रुप में शीर्ष पर है। अब उसका मुकाबला ग्रुप एफ में दूसरे स्थान पर रहने वाली टीम से होगा। खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक में आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे महिला निशानेबाज इलावेनिल वेलारिवन की। आज बात तमिलनाडु में पैदा हुई भारतीय महिला निशानेबाज इलावेनिल वेलारिवन की, जिन्होंने अपनी निशानेबाजी की यात्रा शम्सकार धाम शूटिंग रेंज से शुरू की और इसके बाद उन्होंने गगन नारंग एकेडमी में अपने खेल को निखारा। रियो डी जेनेरो में 2019 ISSF 10 मीटर एयर राइफल विश्व कप में उन्होंने पहला स्थान हासिल किया था। I won my first senior World Cup medal at Rio 2019 and I won my second World Cup finals medal in Putian 2019. So after winning that Putian gold medal, I became the world number 1 and we were awarded with the Golden Target Award by the International Shooting Sports Federation. इलावेनिल के पदकों की शुरुआत 2018 से शुरू हो गई थी, जब इन्होंने जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया और 2019 में विश्वविद्यालय खेलों में रजत पदक जीता। पदकों की रफ्तार यही नहीं थमी। 2019 में सोहेल में हुए जूनियर विश्व कप में भी इन्होंने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। 2020 ओलंपिक खेलों में भाग लेने और पदक जीतने की उम्मीदों पर इलावेनिल कहती हैं, Every athlete wants to own a tri-colored jacket. The biggest gift any athlete can get is to get to represent their country, and I think I'm very much privileged in that I get to do it. इलावेनिल ने ताइपे में एशियन एयरगन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया था। 21 वर्षीय महिला निशानेबाज इलावेनिल वेलारिवन से अब ओलंपिक में रिकॉर्ड और पदकों की उम्मीद है। Participating in Olympic Games itself is an achievement. अब इंतजार रहेगा कि निशानेबाज वेलारिवन टोक्यो ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाएं। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और चंद्रिका, आप बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है? जी लवलीन,
स्वास्थ्य मंत्रालय का ये बयान कि 21 जून को भारत ने एक दिन में कोरोना वायरस के लगभग 88 लाख टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, लगभग सभी अखबारों में है। हिन्दुस्तान ने स्वदेशी कोवैक्सीन को प्रभावशाली मानते हुए लिखा है कि तीसरे चरण के परीक्षण में खरा उतरा कोवैक्सीन, डेल्टा स्वरूप पर कारगर होने का दावा। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा रद्द करने के निर्णय के खिलाफ दायर याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज करने को राष्ट्रीय सहारा ने पहली खबर बनाते हुए लिखा है, मार्किंग क्राइटेरिया में दखल नहीं। राजस्थान पत्रिका ने इसे सुप्रीम फैसला मानते हुए लिखा है, बोर्ड का कोरोना काल में छात्रों के हितों में लिया गया ये अच्छा फैसला है। दैनिक भास्कर ने जेट एयरवेज की उड़ान की उम्मीद को पंख लगे शीर्षक से लिखा है, नेशनल कंपनीज लॉ ट्रिब्यूनल ने जेट एयरवेज की समाधान योजना को मंजूरी दी। ट्रांसपोर्ट गाड़ियों की फिटनेस अब 30 सितंबर तक मान्य। परिवहन विभाग के इस फैसले को नवभारत टाइम्स सहित कई अखबारों ने दिया है। रक्षा मंत्रालय और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के बीच हुए समझौते को हरिभूमि ने प्रमुखता देते हुए लिखा है, समुद्र में बढ़ेगी तटरक्षक बल की क्षमता, मिलेंगे 2 प्रदूषण नियंत्रक जहाज। दैनिक जागरण की खबर है, पहले हिंदी अखबार के प्रथम संपादक, पैतृक गांव में बनेगा स्मारक। पत्र लिखता है, स्मृतियों को सहेजने के लिए पर्यटन विभाग ने बढ़ाए कदम। पंडित युगल किशोर के भाटन खेड़ा गांव में जमीन की उपलब्धता की मांगी रिपोर्ट। हिन्दुस्तान की यह खबर ध्यान खींचती है कि उत्तराखंड आयुष विभाग इसका वैज्ञानिक आधार खोजेगा कि जानवर कैसे खुद का इलाज करते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विश्वास और प्रोत्साहनों से विशेष रूप से गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों का जीवन और व्यापार करना आसान हुआ है। केंद्र राज्य भागीदारी से राज्य विश्व भर में वित्तीय संकट के बावजूद 2020-21 में 1,06,000 करोड़ रुपए जुटाने में सफल रहे। भारत ने 29 करोड़ 40 लाख से अधिक कोविड टीके लगाकर एक और उपलब्धि हासिल की। स्वस्थ होने की दर 96.5% हुई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, टीकाकरण अभियान में मदद के लिए 20 से अधिक देशों ने कोविन पोर्टल में रुचि दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में कल बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान में स्थायी और व्यापक संघर्ष विराम का आह्वान किया। भारतीय मौसम विभाग ने कहा, मानसून के दौरान देश में 31% वर्षा दर्ज की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। साउथहैम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 64 रन बनाकर 32 रन की बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।